नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम इंटरपोल से जुड़ी जानकारी देंगे। इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस की तरह काम करती है। इंटरपोल का पूरा नाम इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। तमाम देशों के साथ तालमेल करती है। इसकी अपनी संस्था में भी तकरीबन हर देश के लोग काम करते हैं। इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के लियोन में है। 195 देश इसके सदस्य हैं। इंटरपोल के 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसकी एग्जीक्यूटिव असेंबली में 19 सदस्य होते हैं, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और डेलीगेट्स शामिल होते हैं। जिस तरह दुनिया और तकनीकी बदली है, उसी के हिसाब से इंटरपोल का काम भी बदला है और इसके कामों में सीमा से लेकर तस्करी, फ्रॉड, डिजिटल अपराध, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके इसमें काम शामिल हैं, जो कि ये सदस्य देशों के साथ सहयोग लेकर करता है। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। विस्तार में जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ परमानंद पांडे जी। परमानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपका भी इंटरपोल से जुड़ा कोई सवाल है तो आप परमानंद जी से जानकारी ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। एक बार विषय की जानकारी आपको फिर से दे देते हैं। इंटरपोल से जुड़ी जानकारी के लिए आप टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और हमारे कानूनी विशेषज्ञ से कोई भी जानकारी इससे जुड़ी हुई ले सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 01206127 01206127 तो इंटरपोल से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से इससे जुड़ी कोई भी जानकारी है, आपका कोई भी सवाल है या आप कोई भी राय मशवरा करना चाहते हैं तो आप हमारे इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नंबर्स एक बार फिर से बता देते हैं 01206127 01206127 इन नंबर्स पर आप कॉल करके हमारे कानूनी विशेषज्ञ से इंटरपोल से जुड़ी हुई जो भी जानकारी आप चाहते हैं आप ले सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और परमानंद जी, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये इंटरपोल क्या है, इंटरपोल की स्थापना क्यों की गई और इस संस्था का मुख्य मकसद क्या है। आपने अपने जो भूमिका थी, आमुख था, उसी में कई चीजें इंटरपोल के बारे में बता दिया है जी। और इंटरपोल के बारे में तो ये इंटरनेशनल पुलिस है। आप लेकिन एक चीज आप जान लीजिए, ध्यान में रखने की बात है, ये इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस में और नेशनल पुलिस में अंतर है जी। दोनों में इतना अंतर है कि एक इंटरनेशनल पुलिस को कोई अधिकार नहीं है वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सके, लेकिन अपने यहाँ की पुलिस या अपने क्या पूरे हर देश की पुलिस को ये अधिकार होता है कि वहाँ जो भी एक व्यक्ति कोई क्राइम करता है, कोई अपराध करता है, वहां पर उसको अपराध करने वाले को गिरफ्तार करने की छूट होती है। तो यहाँ ये एक सहयोग के लिए बनाई गई इंटरपोल एजेंसी। इस देश में, जैसा कि आपने ही बताया कि इस संस्था में दुनिया के 195 देश शामिल हैं और वे सभी देश शामिल हैं जो यूएनओ के मेंबर हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, वो इंटरपोल के भी सदस्य हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि आप जानकारी को प्राप्त कर सकें और जानकारी दे सकें। मान लीजिए कोई घटना हिंदुस्तान में होती है तो उसके लिए एक अलर्ट जारी किया जाता है, उस अलर्ट को इंटरपोल जारी करता है। इंटरपोल अलर्ट जारी करने के बाद वह व्यक्ति कहीं भगोड़ा है और किसी दूसरे देश में जाकर के पड़ा हुआ है, तो उस देश की पुलिस उसके बारे में छानबीन करेगी, उसकी खोज करेगी और खोज करने के बाद वह इंटरपोल को जानकारी देगी। इंटरपोल इस देश को बताएगी जिस देश से ये रिक्वेस्ट गई थी, जिस देश से ये आवेदन गया था कि इसके बारे में हमको जानकारी दी जाए। तो इस जंग की जानकारी वो सदस्य देश को मिलती है, उन सदस्य देशों से जहां पर कि ये भगोड़ा गया है। तो ये सामान्य तौर पर आप देखेंगे कि ऐसी जानकारी केवल भगोड़े व्यक्तियों के लिए ली जाती है। तमाम लोग अपराध करते हैं, अपराध करने के बाद चले जाते हैं और दूसरे देश में छिप जाते हैं। तो दूसरे देश में छिप जाने के बाद वो ये कोशिश रहती है उनकी कि हमको
पकड़ा न जाए, क्योंकि वो पकड़े जाएंगे तो उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा। एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होती है, कई देशों के बीच में अपनी अपनी ट्रीटी होती है जो अपने देश में पारगमन की संधि कर लेते हैं। जैसे कि हिंदुस्तान में, अमेरिका, इंग्लैंड में ऐसी है कि अगर कोई व्यक्ति हिंदुस्तान में क्राइम करता है और वो इंग्लैंड में जाके छिपा है, तो इंग्लैंड की सरकार से भारत सरकार उससे आग्रह करेगी कि आप हमारे यहाँ इस व्यक्ति को दीजिए और हम आपको पता बता देते हैं कि कहाँ पर है। ऐसे ही अमेरिका में, अमेरिका का कोई व्यक्ति अगर अमेरिका में क्राइम करता है, वो हिंदुस्तान में आके रहता है, तो हिंदुस्तान की सरकार से उस देश की सरकार आग्रह करेगी कि ये व्यक्ति यहाँ छिपा हुआ है, आप इसके बारे में बता दीजिए। लेकिन अगर ये पता कहीं कमोबेश चल गया तो हिंदुस्तान में छिपा हुआ, कहाँ छिपा हुआ है, इसकी कोई जानकारी अगर नहीं हो पाती है तो इंटरपोल की मदद दी जाती है। इंटरपोल वो लोकल पुलिस के माध्यम से इस चीज का पता लगाती है कि ये व्यक्ति छिपा हुआ कहाँ है और उस छिपे हुए व्यक्ति की पूरी जानकारी प्राप्त करके उसको फिर ले आया जाता है कानून के दायरे में। जी परमानंद जी, इंटरपोल कैसे काम करता है, दूसरे देश कैसे इंटरपोल से समन्वय स्थापित करते हैं और इसके लिए उन्हें क्या फायदा मिलता है? देखिए, इंटरपोल से समन्वय स्थापित करने का यही फायदा मिलता है कि मान लीजिए यहीं पर मैं एक दो उदाहरण दूंगा छोटे छोटे। जैसे इस देश में दाऊद इब्राहिम था, इस देश का नागरिक है और वो चला गया कहीं पर, यहाँ पर बहुत बड़ा क्राइम किया, तमाम उसने उथल पुथल मचा दिया, कई लोगों की हत्याएं हुई, तमाम संपत्ति का नुकसान हुआ और वो यहाँ से भाग करके किसी दूसरे देश को चला गया। अब इंटरपोल की नोटिस जारी होती है तो इंटरपोल की नोटिस में उस व्यक्ति का पता लगाया जाता है कि वो व्यक्ति कहाँ छिपा हुआ है। जैसे वो अगर ऐसे देश में, पड़ोसी किसी देश में पड़ा हुआ है जहाँ से कि भारत के रिश्ते ठीक नहीं है, तो कम से कम इंटरपोल की मदद दी जाती है कि उस व्यक्ति को प्रत्यावर्तन कराया जाए, उसको ले आया जाए यहाँ पर। लेकिन ऐसे यही कह रहे हैं ना कि अगर विदेश में कहीं वो छिपा हुआ है तो आप उस देश पर कोई आप उस पर फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप उसको गिरफ्तार करिए, गिरफ्तार करके हमारे पास भेजिए। ऐसा कोई अधिकार इंटरपोल के पास नहीं है। लेकिन सामान्य तौर पर यही होता है कि उस देश में अगर वो कोई व्यक्ति छिपा हुआ है तो छिपे हुए व्यक्ति के बारे में इंटरपोल को सूचना दी जाती है और इंटरपोल उस व्यक्ति को प्रत्यावर्तित करने में, एक्स्ट्राडाइट करने में पूरी भूमिका अदा करता है। ऐसे ही जैसे आपने देख लिया कि एक व्यक्ति, आपने मेहुल चौकसी का नाम सुना हुआ या बहुत ऐसे लोग, ये व्यक्ति इस देश में अपराध किया, 13,500 करोड़ रुपए का पंजाब नेशनल बैंक का घपला किया, घोटाला किया, उसके वगैरह में एक नोटिस जारी की और नोटिस जारी करने के बाद वो व्यक्ति कहाँ चला गया, वो कहीं बाहर चला गया और जाने के बाद क्या हुआ कि वो वहां से भी एक दूसरे देश में चला गया, वो उस देश की नागरिकता ले लिया। आपको ये मालूम होना चाहिए, आपको ये सामान्य सी बात है कि बहुत सारे ऐसे देशों में पैसा खर्च करके नागरिकता ली जाती है। मान लीजिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत ज्यादा करोड़ 2 करोड़ डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने की स्थिति में है, तो आप जाइए उस देश में और कहिए कि इन्वेस्टर के नाम पर हम आपके यहाँ की सदस्यता लेना चाहते हैं, वहाँ की सदस्यता मिल जाती है। वो गया किसी दूसरे देश में, वहां पर उसके बारे में जानकारी भी मिली हुई है, लेकिन उससे प्रत्यावर्तन इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि उस देश से हमारे प्रत्यावर्तन की कोई संधि नहीं है। तो हम इंटरपोल की मदद लेते हैं और इंटरपोल से कहते हैं कि आप हमारी मदद करिए जिससे इस व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जा सके और हम इसके खिलाफ मुकदमा चलाएं, जो कि दर्ज है ऑलरेडी यहाँ इस देश में। परमानंद जी, अभी आपने नोटिस को लेकर बात कही थी, तो अब हम उन्हीं नोटिस के बारे में आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर कई तरह के नोटिस के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले नोटिस, ब्लू कॉर्नर नोटिस क्या होता है, ये आप बताइए। देखिए, पहले तो मैं कितने कितने तरह के नोटिस होते हैं इसके बारे में बताने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुल 7 तरह के नोटिस होते हैं। एक नोटिस और होती है, 8 तरह की होती है जो इंटरपोल खुद करता है। तो कुल मिला के 8 तरह के नोटिस होते हैं। अच्छा, और ये नोटिस जितने हैं ना, ये सब कलर पर, ये रंगों पर आधारित। जैसे आप कभी मान लीजिए कहेंगे कि रेड कलर के रेड कॉर्नर नोटिस हो गया, ब्लू कॉर्नर नोटिस हो गया, पर्पल कॉर्नर नोटिस हो गया, ग्रीन कॉर्नर नोटिस हो गया, ब्लैक कॉर्नर नोटिस हो गया। इस ढंग के रंगों पर ये आधारित नोटिस करी जाती है। ये कोड नेम है कि अगर ये कोड का नाम है, कोड दे दिया गया कि आप इसके आधार पर, रंगों के नाम पर ये कोड आधारित करते हैं।
तो जैसे आपने अभी ब्लैक कॉर्नर नोटिस की बात कही है, तो इसमें अभी आपने पूछा ना कि इसके बारे में कि ये बताइए कि ये क्या नोटिस है। जी। ये नोटिस ऐसा है कि आप उस व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन सीख करते हैं, पता लगा पूछते हैं, और वो उस जैसे मान लीजिए कहीं पर वो किसी जगह छिपा हुआ है तो उस व्यक्ति के बारे में आप उसका पता लगाते हैं और ये इंटरपोल से कहते हैं कि इसके बारे में पता लगा करके हमको बताया जाए, और पता लगाने के बाद तब हमको सूचना दी जाए जिससे हम और आगे की कार्रवाई कर सकें और उसको अपने देश में ले आकर के अपने देश पे मुकदमा चलाएं। तो ये उद्देश्य होता है ब्लैक कॉर्नर नोटिस का। जी, तो इसी तरह से और भी नोटिस हैं, जैसे एलो नोटिस हो गया, तो इसमें उस व्यक्ति के अरेस्ट के बारे में पता लगाने के बारे में बताया जाता है कि ये है व्यक्ति कहाँ। जैसे हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा देश है, हिंदुस्तान में कहाँ छिपा हुआ है या पाकिस्तान में कहाँ छिपा हुआ है, वो कराची में छिपा हुआ है कि लाहौर में छिपा हुआ है या हैदराबाद में छिपा हुआ है या इस्लामाबाद में छिपा हुआ है, इस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी एलो नोटिस के तहत होती है, एलो कॉर्नर नोटिस के तहत। और ये काम उस देश की जो इंटरपोल है, इंटरपोल का संबंध उस देश की पुलिस से होता है, हर देश की पुलिस से होता है, और वो पुलिस वहाँ का उसको सहयोग देती है और वो सूचना देते हैं, उस सूचना के आधार पर वो तीसरे देश को सूचना दी जाती है। ये तो इसका काम होता है। तो ऐसे इसी तरह से और भी नोटिस हैं। मैंने आपको बताया ना कि ये सारे रेड जो कलर बेस्ड कोड नेम होता है, इन्हीं के आधार पर ये नाम दिया जाता है। परमानंद जी, अभी आपने जैसे बोला कि ये नंबर्स जो ब्लू कॉर्नर नोटिस हो गया, रेड कॉर्नर नोटिस हो गया, जो रंगों के आधार पर ये नोटिस डिसाइड किए गए हैं, इसमें एक एक रंग के साथ पहले नोटिस दिया गया है, उसके बाद इनको 2 कलर के साथ जोड़ दिया गया है। इसमें फर्क कैसे समझा जाए? जैसे कि रेड नोटिस, येलो नोटिस, फिर यही नोटिस रेड येलो नोटिस हो जाता है, फिर ये रेड ग्रीन नोटिस हो जाता है, इसमें फर्क क्या है? देखिए, इसका फर्क तो इतना ही मान लीजिए आप कि उसके बारे में कोई एडिशनल जानकारी प्राप्त हुई है या एडिशनल जानकारी आपको लेना है, तो अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए ये उसमें नोटिस का रंग जोड़ दिया जाता है। जी। और ये दो चीजें एक खास तौर पर इसमें आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि यह क्राइम जो होता है, अपराध जो है, ये राष्ट्र देश के प्रति अपराध होता है। कोई भी व्यक्ति अगर कहे कि मान लीजिए किसी ने मर्डर किया है किसी का, कहीं फैजाबाद में, आजमगढ़ में, बनारस में या कहीं भी, तो ये कहते हैं कि उसके खिलाफ रेड के ये नोटिस जारी होगा इंटरपोल से, ये नोटिस नहीं जारी। इसके पीछे देश की जानकारी, देश के जो क्राइम होता है उसमें किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ एक और जानकारी ये भी जान लेना, मैंने आपको बताया ना कि 2 चीजें हैं इसमें। जैसे ये है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ड्रग, ये 3 ही चीज पर नोटिस किया जा सकता है, जैसे कि वो एंटी टेररिज्म हो, टेररिज्म से रिलेटेड हो, आतंकवाद से संबंधित हो, साइबर क्राइम से संबंधित क्राइम हो, तो ये इस पर इंटरपोल आपकी मदद करता है। जैसे कोई ड्रग ट्रैफिकिंग करता है, ड्रग ट्रैफिकिंग माने ले आता है दुनिया के किसी देश में से हशीश, चरस, अफीम, गांजा ये ले आता है और किसी देश में बेचता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ इंटरपोल की नोटिस की जा सकती है। या ऐसा व्यक्ति है जो बच्चों को ले जाता है, बच्चों को, लड़कियों को, छोटे बच्चों को किसी से चाइल्ड पोर्नोग्राफी में उनको लगा देता है, उनसे अश्लील काम करवाता है, तो उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस की जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जब आपको कोई अतिरिक्त जानकारी प्राप्त हो जाती है तो उसमें रंग जुड़ जाते हैं। रंग माने वो आपको एक चीज जुड़ी है तो उसके साथ और भी जुड़ गया है कि इतनी जानकारी तो हमको है, इधर के अतिरिक्त आप जानकारी हमको दीजिए और इस जानकारी के प्रभाव में उस व्यक्ति को कैसे गिरफ्तार करके ले आया जा सकता है। परमानंद जी, जिस हिसाब से एक चीज और इसमें आप बता दें कि इंटरपोल को जो तो वो ऑटोनॉमस बॉडी होती है, हाँ। वो पूरी तरह से उसको कोई रोक टोक नहीं होती, लेकिन एक चीज के लिए वह मदद कर सकते हैं। रेड कॉर्नर नोटिस अगर जारी होता है तो कम से कम थोड़े समय के लिए गिरफ्तारी का उनको एक पावर होती है कि वो उस देश की पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद इंटरपोल को सूचना देती है और इंटरपोल उस व्यक्ति को थोड़े समय के लिए ले आ सकती है, बाकी समय पर उसको मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है वो मामले के। जी,
परमानंद जी, जिस हिसाब से ये कलर्स के हिसाब से नोटिसेस बनाए गए हैं, रेड ग्रीन नोटिस हो गया, रेड ऑरेंज नोटिस हो गया, तो क्या इन नोटिसेस के आधार पर अपराध तय होते हैं कि ये अपराध हुआ है तो इस पर रेड ऑरेंज नोटिस दिया जाएगा, या फिर ऐसा अपराध हुआ है इसके लिए रेड पर्पल नोटिस दिया जाएगा? ये थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे। जी, आपने बहुत सही बात कही, बहुत एकदम सही बात बताया कि ये उससे एक अपराध तय होता है कि कौन सा व्यक्ति किस ढंग का अपराध में संलिप्त है, उसके आधार पर उसके आधार पर वो कलर नोटिस दी जाती है। जैसे कोई व्यक्ति किसी के लिए हमको जानकारी नहीं है और मान लीजिए वो बच्चों से चाइल्ड ट्रैफिकिंग कराता है, बच्चों का ह्यूमन ट्रैफिकिंग, या वेश्यावृत्ति के लिए इस देश से लड़कियों को ले जाता है किसी देश से किसी देश में। मान लीजिए नेपाल से बहुत सारी लड़कियों को आपने देखा होगा कि वो बहुत सारी लड़कियों को ले जा रहा था, हाँ, वो गल्फ कंट्रीज में। तो वहां की सरकार ने ये मांग किया इंटरपोल से कि आप हमको इस तरह की जानकारी दीजिए जिससे हम माले। तो जिस ढंग का क्राइम होता है, भारत सरकार ने भी उस पर मदद किया और भारत सरकार ने भी इस तरह के क्राइम को रोकने के लिए नेपाल सरकार को पूरी तरह से मदद किया है। इस ढंग से अगर मान लीजिए ड्रग की ट्रैफिकिंग हो रही है तो उसको, या कोई आतंकवादी घटना हो रही है तो उसके लिए अलग कलर होता है। ये कलर आपने सही फरमाया कि ये कलर को देख करके ही किस ढंग का नोटिस जारी की जाती है, उससे ये पता चल जाता है कि क्राइम किस नेचर है, किस तरह का क्राइम है, कितना गंभीर क्राइम है। इस क्राइम को देखने के लिए, पता लगाने के लिए ही इस इंटरपोल की नोटिस जारी है। परमानंद जी, क्या है इंटरपोल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष नोटिस, इसके बारे में भी जानना चाहेंगे? जी, मैंने आपसे कहा ना कि 7 नोटिस तो इनका जो कलर बेस जी, लेकिन एक नोटिस जो है वो विशेष नोटिस जो है संयुक्त राष्ट्र संघ से होते हैं कि वह पूरे देश, पूरी दुनिया के लोग तैयार हो जाते हैं कि इसको ये देखिए, ये एक ऐसी घटना है जिस घटना का पूरी तरह से आलोचना होनी चाहिए और इस घटना में कोई भी देश कहीं से भी अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए उस व्यक्ति और उस संस्था के खिलाफ अगर जानकारी मांगी गई है तो पूरी जानकारी मुहैया कराएगा जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ में उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। तो यह एक अलग नोटिस है। 7 रंगों की नोटिस के बाद यह अलग रंग की नोटिस है जिसको इंटरपोल जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए देखता है कि आप इस ढंग की नोटिस हो गई है तो दुनिया के सारे देश, चाहे वो उन किसी के साथ अगर उनका संबंध है या नहीं है, लेकिन वो पूरी तरह से उसमें मदद करेंगे और संयुक्त राष्ट्र संघ को पूरी मदद करेंगे जिससे कि उस व्यक्ति, उस संस्था के खिलाफ जानकारी हासिल हो और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। जी परमानंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी इंटरपोल से जुड़ी हुई हमें देने के लिए, साथ ही इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।